सकते हैं, लकड़ी जला करके बना सकते हैं, केरोसिन का स्टोव हो तो उससे बना सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा इसमें बदल सकते हैं आटे की जगह पर कि जो हमारे लिए वो पतली वाली रोटी चाहिए, मक्के की रोटी मक्के जैसी बन जाएगी, गेहूं जरूरी नहीं है, लेकिन उसका भी आटा ही होगा। मक्के की रोटी बनाने को भी मक्के का आटा होगा। मक्का दाना लेकर के आ जाओ आप, केवल किलो इसकी बना दो, भले उस दाने से ही वो रोटी बनी है आगे चल करके, उसकी चर्चा अभी आने वाली है ना। लेकिन वो रोटी बनी उससे पहले वाली जो स्थिति होगी वह होना आवश्यक है। ये बात अपन ने की। निश्चल, इसको जो मैंने अभी कहा वो सुनकर के आपको संतुष्टि हुई कि नहीं, या कुछ कहना चाहते? अभी भी कुछ कहना हो तो बोल सकते हो, ठीक है। पहली बात तो इतना पक्का है कि जब भी कार्य होगा, जब भी, उसमें वो तीनों काल आप लगा सकते हो, भूत वर्तमान भविष्य, उसमें आप वो क्षेत्र भी लगा सकते हैं। कोई भी जगह कोई सा भी कार्य हो, कोई सा भी कार्य, चाहे पढ़ने का, लिखने का, सोने का, खाने का, पीने का, खेलने का, कूदने का, और चाहे लाभ हो, अब विपरीत देखिए, लाभ हो तो भी कोई निमित्त उपादान होगा, और हानि होगी तो भी कोई होगा। यश होगा तो भी, अपयश होगा तो भी, संसार होगा तो भी, मोक्ष होगा तो भी, सुख होगा तो भी, दुख होगा तो भी, आश्रय होगा तो भी, संवर निर्जरा मोक्ष होगा तब भी। माने कोई सा भी कार्य हो, और केवल जीव का नहीं, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में भी कोई भी कार्य होगा तो उसमें भी कोई ना कोई निमित्त कहलाएगा, उसमें जो कार्य हो रहा है। तो जगत में जो भी कार्य होता है वहां पर दो कारण विद्यमान होते हैं। और एक बात आप ध्यान रखें कि कारण कार्य व्यवस्था बतलाते समय सुनीता जी, भाभी जी, क्या तीन तरह के प्रकरण आते हैं अपने शास्त्रों में, वो तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं है। कम से कम कारण की व्यवस्था की जाए, कारण कार्य की, तो उपादान और निमित्त कहलाते हैं ज्योति जी, है ना। उपादान और निमित्त, इन दो के माध्यम से बात की जाएगी। ज्यादा कारण बतलाना हो तो 5 समवाय कहे जाते हैं, 5 समवाय, और उससे ज्यादा कहना हो तो षट कारक, तो 6 कारक भी कहे जाते हैं। वो 6 कारक भी इन दो में शामिल हैं, 5 समवाय भी इन दो में शामिल हैं, और ये दो उन पांचों में और छठवें में शामिल हैं। किस तरह से उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, लेकिन ये जो बात की जाती है वो ये समझ लेना कि अलग अलग नहीं है, उसी को थोड़ा और विस्तार से समझना है, अच्छे से समझना है। उपादान निमित्त को तो 5 समवाय के रूप में भी समझाया जाता है, उसमें निमित्त अलग अलग तरह से और भी फैला करके थोड़ा बता दिया जाता है। तो उपादान के लिए भी थोड़ा फैला दिया जाता है, पुरुषार्थ को अलग कहेंगे, स्वभाव को अलग कहेंगे, हाँ, भवितव्यता अपनी अलग कहेंगे, वो जबकि एक में ही शामिल है यहाँ पर उपादान, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से कितने बतलाए आदित्य मैंने, कारण कार्य की चर्चा कितने तरह से समझाई जाती है, दो, दो नहीं, विधेयी, हाँ, तीन तरह से, उपादान निमित्त, 5 समवाय और षट कारक, जिसमें से 2 अपनी इस कक्षा में विषय चलने वाले हैं। कौन कौन से चलेंगे? उपादान निमित्त और षट कारक। उपादान निमित्त संबंधी चर्चा है अभी, कल से अपने 2 दिन से चल रही है। निमित्त की परिभाषा क्या है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो। माने इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड में अंदर खेलने के लिए जो नहीं जावे, खेलने वाले के लिए केवल तालियां बजावे, ऐसा है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, अगर बीमार पड़ा है तो खुद पलंग पे नहीं पड़े, केवल आपको इंजेक्शन लगा दे स्वस्थ होने के लिए दूर रह करके। वो भी अगर आज के जैसी बीमारी हो ना, तो कौन सी किट कहलाती है, वो किट पहन करके आ जाएंगे, मुंह ढक के, हाथ में भी पहन करके, बिल्कुल नख से सिक तक पूरा श्रृंगार करके, और दूर से हाथ लगा दिया बस।
और आप स्वस्थ होकर के 8 दिन बाद जा रहे, तालियां बजवा दी, ये साहब देखो इनको स्वस्थ किया, और अपन उनको कह करके जा रहे हैं कि साहब आप तो हमारे भगवान हो गए, आपके पैर पड़ते हैं, आपने बड़ा गजब कर दिया है, आपने मुझे बचा लिया है, आपने मुझे स्वस्थ कर दिया। अब अगर वो स्वस्थ करने वाले थे तो उसी जगह उसी पलंग से 3 शव यात्राएं क्यों निकली भाई? जिस जगह से ये स्वस्थ होकर के आया है उसी जगह से, सोनाथ जी बोलिए, अगर वो करने वाले हैं तो वो तो किस रूप में है? केवल जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो। मेहुल क्या बोला? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, पहली शर्त ही ये लगा दी। रोटी बने तो चकला जो है ना, उर्सा बोलते हैं कई जगह पर, वो खुद रोटी नहीं बन जावे, नहीं तो कल किस पे बनाएंगे? वो बेलन है ना, वो गोल गोल ही बना रहे 10 साल तक, 25 साल तक, वो खुद रोटी ना बन जाए, स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो जाए। अगर वो परिणमित हो गया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। जो बनाने वाले बहन जी हैं, वो बहन जी ज्यों की त्यों स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मस्त रहें, और भले 10 लोगों का भोजन बना करके 10 लोगों को 100 रोटियां खिला दे, अच्छे थे खाने वाले, 10-10 खिला दी बड़े प्रेम से, लेकिन एक भी रोटी रूप नहीं हुए। 10 रोटियां बनी, वंदना जी, 10 रोटियां बनी तो 10 रोटी का आटा कम हो गया, 25 बनी तो 25 रोटी का आटा कम हो गया, 50 बनी तो 50 रोटी का आटा जो परात में लगाया हुआ था वो कम हो गया। लेकिन बहन जी ने 10 बनाई तब भी वैसी की वैसी, 25 बनाई तब भी वैसी की वैसी, और 50 बनाई तब भी वैसी की वैसी। क्यों? वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं हुई है। वो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, क्या विधि? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु ये भाई साहब का नाम ही क्यों ले रहे हैं? कुछ तो इन्होंने किया है, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि डंडा मार के बाहर मत भगा देना, इनको भी समझना। क्या बेटा स्वस्ति? जो निमित्त नाम के भाई साहब हैं, वो निमित्त नाम के भाई साहब को गेट आउट नहीं करना, लेकिन उनका क्या रोल है उस रोल को समझना है केवल। श्रुति समझ में तो नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है? अच्छा ठीक है भाई। रूपेंद्र जी आज आए हुए हैं, आपके अटेंडेंस ले रहे हैं। ये हमारे 1-2 विद्यालयों के विद्यार्थी काफी कम संख्या में आए हैं। जो आए हुए हैं वो अपने अपने जल्दी से घूंघट खोलो, अवगुंठनवती माँ भव, इससे पहचान हो जाए, अटेंडेंस लग जाए। परंतु कार्य की उत्पत्ति में, कार्य की जो कार्य हुआ है उसकी उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, माने अपने आप को, ऐसा कोई था ना, हमने अपने आप को मिटा दिया बिल्कुल, है ना, किसी ने देश के लिए मिटा दिया, किसी ने समाज के लिए मिटा दिया, किसी ने अपने बाल बच्चों के लिए अपने आप को मिटा दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये उपादान कैसा है? आटा रोटी बनने के लिए अपने आप को मिटा दिया, सोना चैन बनने के लिए अपने आप को बिस्किट के रूप में था, उसने अपने आप को मिटा दिया, लोहा अपने आप को कुल्हाड़ी बनाने के लिए बढ़िया इतना मोटा आधा किलो का पड़ा हुआ था, 1 किलो का, लेकिन कुल्हाड़ी बना तो आगे धारदार हो गया, पीछे उसमें छेद भी हो गया डंडा डालने के लिए, ये क्या क्या आकार बना लिया, अपने आप को मिटा दिया उसने, ये सब मिटा दिया। लेकिन उसकी परिभाषा है आधी लाइन की, और जो भाई साहब कुछ नहीं करते हैं उनकी परिभाषा है 1.5 लाइन की। देखो कुछ नहीं करने वालों का भी इतना बड़ा रोल होता है, और ज्यादातर तो कुछ नहीं करने वालों का ही होता है। ये सब विद्यार्थी है ना, ये इतनी पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद रात रात भर, जब हम भी स्मारक में पढ़ते थे, ये सब बालक बालिकाएं जहां भी पढ़ते हैं जिस जिस जगह पर, छत पे पड़े जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं,
परीक्षा नजदीक आ गई तो भैया रोटी कम करना कर दो, चालू कर दो जिससे कि नींद नहीं आवे, ऐसा करो, इतना 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 लगे हुए। और फिर बढ़िया रिजल्ट आ गया, दादाजी आपके आशीर्वाद से पास। फिर इतने में पापा जी दिखे तो पापा जी, नाना जी दिखे तो नाना जी, मामा जी दिखे तो मामा जी, बुआ जी दिखे तो बुआ जी। अरे बाप रे, इतने लोगों ने मेहनत की है इस पर फर्स्ट आने में। क्यों निश्चल, सब लोग लगे रहे ना रात भर। ये निश्चल बहुत गड़बड़ लड़का है। कल भी मैंने कुछ बोला था, बोल रहा नहीं आप गलत बोल रहे भाई साहब, ऐसा नहीं है। और आज भी बोल रहा नहीं किसी ने कुछ नहीं किया है? फिर पैर पड़ने क्यों चले गए इतने लोगों के? हाँ सच में उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है तुम रात को कितने बजे तक पढ़े और क्या पढ़े। लेकिन जिन्होंने केवल स्नेह दिया, जिनने कहा बेटा ढंग से पढ़ना, इस साल तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, शाबाश बेटा खुश रहो, पर इतनी प्रेरणा भी जिनने हमको दी है, उनको भी हम पैर छूने के लिए जा रहे हैं, छू रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ये निमित्त की परिभाषा क्या है, कौन बोलेगा? चलिए, एक छात्र एक छात्रा, ईशान है, ईशान बोलो बेटा। जी भाई साहब, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो, अनुकूल होने पर आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। फिर से बोलो, परिभाषा में एक भी शब्द इधर उधर नहीं होगा। जब कुछ अलग से पूछेंगे तो आप बोल सकते हो इधर उधर भी, एक शब्द चलेगा, लेकिन जब परिभाषा बोलना है तो ज्यों की त्यों बोलना है बेटा, बोलो। जी भाई साहब। हाँ बोलो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो, अनुकूल होने पर आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। थोड़ा सा चूक रहे बेटा, थोड़े से, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है ना, कोई बात नहीं। माही बोलो बेटा। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसा ये पूरा का पूरा बोलना है। चलो बहुत, और कोई बोलना चाहता है? ये तुम कहाँ से हो ईशान, स्मारक से? जी भाई साहब। अच्छा बहुत बढ़िया। तो कोई कोटा बांसवाड़ा वाले कोई हो और वो बोलना चाहें, मोक्षार्थी, ज्ञानार्थी, ध्रुवार्थी, इनमें से कोई हो और निमित्त की परिभाषा बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, क्योंकि सामने दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कोई हो और इच्छा हो कि हमको भी बोलना है, हमें भी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? आशान बोलो। जी भाई साहब, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो और जिसके उत्पत्ति का अनुकूल होने का कारण जिस पर आए उसे निमित्त कारण कहते हैं। गलत है, गलत। नहीं 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 नहीं, कौन बोल रहा है गलत है? मैं बोलूं? हाँ 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 बोलिए, आप बोलिए, एक बार बच्चे बोल रहे हैं पहले, बोलो बेटा। अभी थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी गलत है, आप तो बिल्कुल उल्टा ही बोल गए ना, गड़बड़ होगी भाई। और ये तुम्हारे पर्दा बहुत बड़ा लगा हुआ है, काला काला, क्या बात है? जी भाई साहब, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो और जिसकी उत्पत्ति का गलत है। देखो अब मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ में जो लोग बैठे हुए वो पहले से बोल रहे हैं भैया गलत है गलत है गलत है। चलिए तो आप सही बोलिए बहन जी, आप बोलिए, वंदना जी। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप उस पर लग सके, जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। निश्चल बोलो बेटा। जी भाई साहब, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया, निहारिका बोलो। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब जो वरिष्ठ जन बैठे हो उनमें से कोई और एक बोलना चाहे तो एक के लिए अवसर देंगे, क्योंकि वो सब आप सब भी बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। तो उनमें से कोई बोलना चाहें? मैं बोलूं? कौन? मैं बोलूं? श्वेता। श्वेता जी कहाँ है?
बोलिए। जो स्वयं कार्य रूप में परिणमित ना हो अपितु कार्य की उत्पत्ति के अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके वो निमित्त कारण होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अरे इसमें परिभाषा के हिसाब से एक दो शब्द इधर उधर हो रहे हैं, सही है। अच्छा भैया जी एक बात और पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछ लीजिए, इसी विषय संबंधी। हाँ इसी विषय में हाँ। अपन ने परिभाषा में अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल में भी तो निमित्त आता है कि ये कार्य प्रतिकूल हुआ। वो विषय आ रहा, पहले एक बार परिभाषा सुन लेना, फिर वो विषय आ रहा, अपन एक एक की चर्चा करें, एक एक शब्द की करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। बिल्कुल, आपने अच्छा पूछा। हाँ, और कोई वरिष्ठ जन में से? भाई साहब जी मैं बोलूं? कौन साहब? सुनीता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाभी जी बोलिए। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन इस परिभाषा की बात करते हैं ना, इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं कि इस परिभाषा में क्या बतलाया गया है। इस परिभाषा में सबसे पहले क्या आया कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो। पहली शर्त तो क्या हो गई? पहली शर्त क्या हुई निमित्त होने की? कि जो कार्य हो रहा है मानसी, वह निमित्त कभी भी उस कार्य रूप नहीं होता। और उपादान किसे कहते? माने बिल्कुल दोनों विलोम हो गए, उल्टे विपरीत, क्या स्वस्ति, दोनों अलग अलग। उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, उपादान स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, और निमित्त केवल दर्शक बन करके खड़ा रहता है। क्या वो अभी किसने परसों भी शायद मैंने पूछा था ना, या कल की बात है, गोल्ड मेडल लेकर के आए। हाँ, अब गोल्ड मेडल उन्होंने फेंका और हम लोगों ने क्या किया? अपन तो बहुत दूर रहे लेकिन वहां पर भी कोच थे और भी थे। उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने फेंकने का काम किया, भाला फेंकने का काम किया कोच ने? नहीं। दौड़ने का, पकड़ने का कुछ भी किया है वहां पर? नहीं, केवल वहां पर उपस्थित रहे। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, पहली बात, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का श्वेता बहन ने जो प्रश्न किया है ना कि क्या प्रतिकूल भी तो निमित्त होते हैं, ये परिभाषा बतला रही है। ध्यान देना बेटा, सब लोग, कोई भी निमित्त कभी भी प्रतिकूल नहीं होता। निमित्त हमेशा अनुकूल होता है, परंतु हम जो काम नहीं होना चाहते थे, होने देना चाहते थे, वो काम हो गया हो तो हम उसे प्रतिकूल कह देते हैं। क्यों? हम उस कार्य को भी प्रतिकूल कह देते हैं। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की वृत्ति है। यहां अनुकूल का मतलब अच्छा नहीं, अनुकूल का माने हमारे पक्ष में है ऐसा नहीं। अनुकूल का मतलब केवल इतना कि जो कार्य हो रहा है वह उस कार्य के लिए दूर रहते हुए केवल वहां उपस्थित रहने वाला है, उसे अनुकूल, कूल का मतलब किनारा भी होता है, जो उस किनारे पर था बस, और कुछ नहीं किया। नदी में कूदा नहीं है, वो कूदने वाला तैरने वाला कोई दूसरा था, लेकिन जो वहां पर उपस्थित रहा है, उपस्थिति दिखलाई जाती है। निमित्त कभी भी प्रतिकूल नहीं होता। मरने वाले के लिए जहर अनुकूल है और जीने रूप कार्य के लिए दवाई होना अनुकूल है। भूखे रहने के लिए भोजन का ना मिलना अनुकूल है और भूख मिटने के लिए भोजन का मिलना अनुकूल है। जो भी काम होगा पढ़ने रूप कार्य के लिए गुरुजन का मिलना, पुस्तकों का मिलना, प्रकाश का होना, समझाने वाले मिलना, वो अनुकूल हैं। और जिस लड़के का फेल होने रूप कार्य हुआ है उसके लिए गुटखा खाने वाले दोस्त मिलना, फ्री में पिक्चर दिखाने वाले मिलना,
बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने वाले मिल जाना और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ करके घुमाने वाले मिल जाना, वे सब अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चे को फेल होना नहीं देना चाहते थे, हमारा बेटा बिगड़ जाए ऐसा नहीं चाहते थे, तो हम कह देते हैं अरे साहब इसको बड़ा प्रतिकूल वातावरण मिल गया, बहुत गलत जगह फंस गया, इसलिए बिगड़ गया। ये हमारी इच्छा के अनुसार बात हुई श्वेता जी, हम नहीं चाहते थे, लेकिन लड़के को बिगड़ना था, तो बिगड़ने रूप कार्य के लिए सोनाथ जी, बिगड़ने के लिए कोई अच्छे लोग उसके लिए निमित्त बनेंगे क्या? अच्छे लोग, अगर आपको अनुकूल प्रतिकूल कहना है ना, तो बिगड़ने वाले लड़के के लिए अच्छे लोग प्रतिकूल हैं, वो बुरे हैं उनके लिए। ये कहां से आ गए? जिनको प्रवचन नहीं सुनना हो और उनके लिए प्रवचन सुनाने वाला मिल जाए तो क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हमारे मित्रगण ऐसे कई लोग जिसके सामने अगर हम पहुंच जाए ना और वहां वो दो लोग खड़े हों थोड़ा दूर, तो हमें देखते ही बोलने लग जाएंगे, ले साहब अब आ गए पंडित जी, सैरीडोन खा के पहले से बैठ जाओ, नहीं तो ये प्रवचन सुना के सिर दुखाने वाले हैं। उनके लिए वो प्रवचन सुनना सुनाना प्रतिकूल लगता है। लेकिन फिर से यहाँ जो अनुकूल शब्द का अर्थ है वो अच्छे बुरे के अर्थ में नहीं है, अच्छे के लिए नहीं। जो कार्य हो रहा है उस कार्य के बाह्य वातावरण कैसा होगा उसका ज्ञान कराने के लिए। कर्म के उदय की बात आएगी, कर्म का उदय भी निमित्त कहलाता है, तो किस प्रकार का कर्म का उदय उसमें निमित्त कहलाएगा, वो उसके अनुकूल ही होता है। किसी को फांसी लगा करके मरना है ना, तो उसे रस्सी कहीं वो बिल्कुल सोच करके गया, आज कुछ भी हो जाए और आज तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, और वो ऊपर छत पर पहुंचा अपने ऊपर वाले कमरे में, और वहां अब आजकल काम में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मम्मी ने सोच के रखी हुई थी रस्सी, पता नहीं कभी कोई नीचे से ऊपर सामान लाना है, कुछ करने के लिए पड़ी रहती, काम में आ जाए। ज्योति जी कोई ना कोई चीज ऐसी रखी रह जाती है ना कि क्या पता कब काम आ जाए, और काम आ गई उसके लिए। मम्मी ने कभी ना कभी काम आ जाए इसके लिए रखा था ना वो रस्सी, तो उसके लिए काम आ गई। अरे ये बढ़िया रहा, हो गया काम, लाओ पंखे पे लटका हो गया। ये वो रस्सी उसके लिए अनुकूल है। अनुकूल का मतलब अच्छी नहीं, नहीं तो आप बोलो अनुकूल है तो हे भगवान सबको मिले ऐसी रस्सी, ऐसा मतलब नहीं है। वो उसके मृत्यु रूप जो कार्य होना था, आयु पूर्ण होने रूप जो कार्य होना था, उस कार्य के होने में वो स्वयं तो हुए नहीं है कार्य रूप, वो रस्सी मरी नहीं है क्या? रस्सी तो ज्यों की त्यों है, स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में प्रियंका जी कार्य क्या उत्पन्न हुआ है? कार्य उत्पन्न हुआ उसका देह का वियोग हो गया, जिसे हम देह वियोग बोलते, मरना कहते, जो भी आपको समझना। आत्महत्या रूप कार्य होना था, वो कार्य हुआ, तो उस आत्महत्या रूप कार्य में बाहर में वह रस्सी अनुकूल हुई। तो अनुकूल होने का आगे और हमारे ज्ञानियों ने जिन्होंने परिभाषाएं लिखी हैं, क्या शब्द दिया? आरोप आ सके। सच में उसने कुछ नहीं किया है, बेचारी रस्सी वहां पड़ी थी। अब वही मम्मी जिसने इतने दिन से संभाल के रखी हुई थी ना, वही मम्मी रो रही है, माथा पकड़ पकड़ करके, पीट पीट करके, हे भगवान कहां से रस्सी पड़ी रहेगी, कहां से रस्सी पड़ी रहेगी। उस रस्सी ने क्या बिगाड़ा? रस्सी ने बुलाया था उसको, रस्सी का उस भैया का कोई संबंध था? कोई मतलब नहीं। वो तो बेचारी सालों से रखी हुई थी, जब कभी कुएं से पानी खींच के लाती थी ना माँ, तब से खींच करके रखी है, 10 साल से पड़ी हुई थी। उसने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन आरोप किस पे आ गया? हे भगवान मैंने ये रस्सी ना रखी हुई थी, जब कुआं ही चला गया था तो मैं रस्सी भी फेंक दी होती मैंने, तो आज मेरा बेटा नहीं मरता, आज मेरा बेटा नहीं मरता, इस रस्सी के कारण इसको आग लगा दो। कितना कितना आरोप किया जा रहा है, आरोपित किया जा रहा है। आरोप करना विदेही किसको समझते हैं? सच में जिसने कुछ ना किया हो फिर भी कहा जाए, वो कहलाता आरोपित करना, आरोप। मोक्षार्थी चिन्मय जैन, आवाज आ रही है?
या तुम्हारा कुर्ता जैकेट ही चमक रहा है? फोटो तो अच्छी दिख रही है भाई। वीडियो चालू करो बेटा। हाँ अरे चिन्मय, तुम यार कितने सुंदर दिख रहे हो। ये चश्मा भी बड़ा जोरदार दिख रहा है? और उसके बाद भी तुम वीडियो बंद करके बैठ जाते हो। नेटवर्क कम आ रहा होगा, है ना? होता है ऐसा, क्योंकि हमारी बच्चियों के भी ऐसे ही होता है। जब कक्षा चलती है तो नेटवर्क कम आने लग जाता है, फिर व्हाट्सएप वगैरह चलता है तो फिर थोड़ा ठीक ठाक आ जाता है। बाकी क्लास के टाइम में गड़बड़ चलता है। ये हमने लिखा भी है अंबानी जी को कि साहब थोड़ा सा आपको हम टाइम टेबल भेज दिया करेंगे, तो क्लास के टाइम पे थोड़ा सा उसके क्या बढ़ा दिया करें रेंज आप, जिससे हमारे बच्चे परेशान नहीं, है ना खुशी? मेरठ बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं बच्चे बेचारे, क्या करें, कहाँ फंस गए। चलिए चलिए, आ जाइए अपनी जगह पर। आरोप समझ में आया? जिसने कुछ ना धक्का लगाया ना कुछ किया और आप गिर गए, और गिर गए तो पूछा अरे बेटा कैसे गिर गए? इनने धक्का लगा दिया। ये हम जा रहे थे तो साहब वो तो उतनी दूर खड़ा नहीं, धक्का तो नहीं, लेकिन इन्होंने हमको चिढ़ा दिया। नहीं, इन्होंने हमको आवाज लगाई, हम आराम से सीढ़ियां उतर रहे थे, इतने ए बेटा इधर सुनना, तो ऐसा बोला, हमारे सीढ़ियों से फिसल गए। अब ये गिरने में केवल आरोप नहीं है, और क्या है, उसने तो कोई काम था तो आवाज दी। आपको गिराने का कोई उद्देश्य था श्वेता जी? ये दूध क्यों उफन गया? और हमने दूध रखा और तभी इनका फोन आ गया, और फोन पे वो हमारी सहेली बात करने लग गई कि वो आज शुक्रवार है, नई पिक्चर आ रही है, चलोगी क्या? तो हम बातें करने लग गए, वो दूध उफन गया। वो बहुत गड़बड़। अब उसको पता है क्या सहेली को कि आपने दूध रखा हुआ है और दूध आप गर्म कर रहे हैं? या ये फोन को मालूम, चलो सहेली दूर बैठी, ये मोबाइल को पता था इसी टाइम इसको आना था, मैं जब ऐसा करता हूँ तभी ये आता है। तो फोन कहीं उसको मालूम है क्या कि वो इसी टाइम जाना, बहन जी ने अब दूध रख दिया है, अब मुझे ट्रिन 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 बजना चालू कर देना चाहिए। लेकिन दूध उफन जाए ना जिस दिन, और आप फोन पे बात की हो, उस दिन आप घर में ऐसी ही चर्चाएं करेंगे। हाँ वे वो उसी टाइम पे फोन आ गया, फोन आ गया तो अर्जेंट फोन था, वो नाम देखते हम तो बात करने लग गए, तो फिर भूल गए और ओपन ही है। ये हम जो केवल आरोपित कर रहे हैं, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, इसको तो अपन वास्तव में बहुत दूर का निमित्त समझना। वो निमित्त तो वहां पर दूसरा उपस्थित है, आग का तेज होना इत्यादि, है ना? वो वहां पर उस पर भी आरोप आएगा केवल। आग के कारण दूध नहीं उफनता, आग के बिना दूध नहीं उफनता, लेकिन आग के कारण दूध नहीं उफनता। अगर आग के कारण ही उफनने लग जाए तो हर घर में आग है और हर घर में दूध है, तो फिर हमेशा उफनते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या आकाश? ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो परिभाषा दी है क्या है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। दूध हो गया, रोटी बन गई, रोटी में अनुकूल होने का आरोप किस पर आया निहारिका? कि ये देखो अगर चकला बेलन नहीं होता तो रोटी नहीं बनती, ये बहन जी बहुत बढ़िया हलवा बनाती हैं, ये बहुत बढ़िया गुलाब जामुन बनाती हैं। वो उन पर अनुकूल होने का आरोप आ रहा है, इसलिए वो निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। आपको ज्ञान हुआ, उपादान निमित्त की परिभाषा याद हुई, उपादान निमित्त की परिभाषा हुई तो उपादान निमित्त की परिभाषा के ज्ञान रूप तो हम स्वयं परिणमित हुए हैं, हम स्वयं परिणमित हुए, इसलिए वो उपादान कारण है। और ये जो कक्षा चल रही है, कक्षा में जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं, उस पर आरोप आएगा कि साहब ये कक्षा नहीं लगती, तो साहब ये तो 44वां शिविर बहुत अच्छा लगा, ये इस शिविर में ऐसी ऐसी कक्षाएं रख दी और मैंने ये ज्वाइन की तो पंडित जी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत अच्छा पढ़ाया तो सबको एक जैसा समझ में क्यों नहीं आया?
क्या पंडित जी आपके ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं? क्या पुस्तक आपके ज्ञान रूप परिणमित हो रही है? नहीं, वो तो परिणमित नहीं हो रहे हैं। इसलिए उन पर केवल आरोप किया जा रहा है, सच में वह योग्यता हमारी स्वयं की थी। थोड़ा और एक दो उदाहरण ले लें, फिर अनन्या तुमसे बात करता हूं। वो कोई दुखी हुआ तो दुखी होने रूप स्वयं जीव परिणमित हुआ है, और बाहर में किसी का अपशब्द बोलना, रुपया पैसा गिर जाना, किसी के देह का वियोग होना, ये हमने अगर कहा कि इसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, तो सच में वह केवल आरोपित किया जा रहा है। किसी के देह वियोग से सब एक जैसे दुखी नहीं होते, पैसा मिल जाने पर सभी एक जैसे सुखी नहीं होते, पैसा मिल जाने से, पुरस्कार मिल जाने से सबको एक जैसा घमंड नहीं होता, सबको काम बिगड़ जाने पर सबको एक जैसा गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब वो गुस्सा होना, दुखी होना, सुखी होना, वो एक अलग काम है। उस रूप जो स्वयं परिणमित होगा वो कहलाएगा उपादान, और जिस पर हम आरोप कर रहे हैं वो कहलाएगा निमित्त। और निमित्त में भी अंतरंग में तो उस संबंधी कर्म का उदय, वो अंतरंग निमित्त कहलाता है। और बाहर में जिसने किसी ने गाली दी, किसी ने हमको डांटा, किसी ने हमको मारा, किसी ने हमारे पैसे आदि को लूट लिया, तो वो दुखी होने में निमित्त कहलाने लग जाएंगे। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में जो जो हुए वो पढ़ने में निमित्त कहलाने लग जाएंगे। बाकी तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, जिसका जितना जैसा है उसको वैसा ज्ञान होगा। वो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम क्या कहलाएगा? शाश्वत सिंह जी भाई साहब। हाँ, वो जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम उपादान है, निमित्त है? कर्म का निमित्त है, निमित्त। हाँ, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम वह भी निमित्त कहलाएगा, अंतरंग निमित्त, उसको कहते हैं अंतरंग निमित्त। और जो बाहर में पुस्तक इत्यादि होती हैं, गुरुजन होते हैं, वो कहलाते हैं बहिरंग निमित्त। हाँ बोलो अनन्या, क्या बोल रही हो? भी ऐसा बोला था कि दूध उफनने का कारण आग नहीं है, क्योंकि प्रत्येक घर में दूध भी है और आग भी है। तो हम इससे ऐसा कह सकते हैं क्या कि जहाँ जहाँ कारण होगा वहाँ वहाँ कार्य अवश्य होगा। उपादान कारण, उपादान कारण तो 100% होगा ही, और निमित्त भी 100% होगा। निमित्त भी 100% होगा। माने ये दो कारणों में कोई सा भी ऑप्शनल नहीं है। कार्य होगा तब दोनों होंगे, कार्य एक में होगा, और जिसमें काम होगा वह उसका वास्तविक सच्चा कारण कहलाएगा, और दूसरा निमित्त कारण कहलाएगा। दोनों ही हमेशा रहेंगे। ये वाक्य में पहले आज ही बोला मैंने, ध्यान रखना। निमित्त भी ऐसा नहीं है कि कभी होगा कभी नहीं होगा। और निमित्त भी कई प्रकार से चर्चा है। कभी भावात्मक, भाव माने विद्यमान रूप निमित्त कहलाता है, और कभी अभाव रूप। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान चल रहा है तो इनके कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, उतना ज्ञान प्रकट है, और कर्म का उदय चल रहा है तो ज्ञान ढका हुआ है। और जो केवल ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान कहलाएगा कि कर्म का क्षय हो गया, वो अभाव रूप निमित्त हो गया, वो हट गया, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस तरह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य जो प्रकट होते हैं, मोक्ष दशा प्रकट होती है। 8 कर्मों का क्षय हो गया तो मोक्ष दशा प्रकट हो गई, वो अभावात्मक निमित्त है। अब अभी क्या कहेंगे महावीर भगवान को? बस उनके वो है नहीं, विद्यमानता नहीं है, इसी रूप में है। और अन्य कोई भी निमित्त होगा क्या? नहीं, उनके यहाँ है ना। परिणमन में निमित्त होना काल द्रव्य का काम है, उनका जो भी परिणमन हो रहा है काल द्रव्य है वहां पर। अंतरंग में द्रव्यत्व गुण वस्तुत्व गुण है, उसके कारण से कार्य निरंतर हो रहा है, प्रयोजन भूत क्रिया हो रही है। और निमित्त कहेंगे तो ये तो उपादान कारण हुआ, और निमित्त कारण काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, वहां रुके हुए हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, वहां जगह मिली हुई है तो आकाश द्रव्य निमित्त है निमित्त। वहां पर भी निमित्त नहीं है ऐसा नहीं है।
तो हमेशा जब भी कार्य होगा कारण दोनों ही होंगे, कार्य एक में होगा। और ये उपादान निमित्त पढ़ करके ये हमें पक्का करना है कि जो कार्य रूप परिणमित होता वो उपादान, तो मेरे कार्य रूप में ही परिणमित होता हूं, तो मेरे गुण, मेरी शक्ति, मेरी योग्यता ही वास्तविक कारण है। बाहर में मेरा भला बुरा सुखी दुखी करने वाला, ज्ञान देने वाला, संसार में घुमाने वाला या मोक्ष में ले जाने वाला कोई बाहर नहीं है। तो हम ये उपादान निमित्त को पढ़ करके जो गुलाम होने की, पराधीन होने की जो हमारी वृत्ति है, उस वृत्ति से हम बचते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। क्या ज्योति जी? वो नहीं आया इसलिए हमारा काम नहीं हुआ, उनने नहीं पढ़ाया इसलिए हमारे पढ़ने में नहीं आया, उन्होंने हमारे लिए दुखी कर रखा है, इनसे हम अलग हो जाएं, भाई भाई अलग हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। अरे भाई ने दुखी नहीं किया ना, देवरानी जेठानी ने दुखी किया है। अगर ये पक्का हो गया कि मैं ही मेरा अपने अज्ञान से दुखी हूं, तो हम प्रयास करेंगे कि अज्ञान दूर हो जाए और ज्ञान हो गए, सम्यक ज्ञान से सुखी होंगे। तो ये उपादान निमित्त पढ़ने से हमारे लिए लाभ होगा। आज का भी समय यहीं पर पूरा हो गया है, आगे की चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज